नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं देश तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सबसे बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी हुई, क्योंकि आज तक के पास सुशांत की डायरी की वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जिससे खुलासा हो रहा है कि सुशांत ने कैसे साल 2020 के लिए, यानी कि इस साल के लिए, जिस साल में उनकी जान चली गई, इस 2020 के लिए कामयाबी का पूरा प्लान तैयार किया था। सुशांत ने न सिर्फ बॉलीवुड के लिए योजना बनाई थी, बल्कि सुशांत हॉलीवुड में भी अपना नाम कमाना चाहते थे। और एक एक पन्ने सुशांत की डायरी के ये एक एक पन्ने ये बताते हैं कि कैसे बड़े सपनों के साथ हॉलीवुड में, बॉलीवुड के बाद अब हॉलीवुड में भी एंट्री की योजना बना रहे थे सुशांत सिंह राजपूत। हॉलीवुड की तमाम बड़ी हस्तियों से संपर्क की भी योजना थी। ये डायरी के एक एक पन्ने और एक एक अक्षर अपने आप में बहुत सारे प्लान को दर्शा रहे हैं। सिनेमा, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ने का भी उनका प्लान था। एक छोटी सी जगह बिहार के एक छोटे से गांव से जिस तरह का उनका सफर रहा है, उसने यकीनन न सिर्फ बॉलीवुड में उन्हें बड़ी सफलता दिखाई, बल्कि इसके जरिए वो निकलते हुए हॉलीवुड तक का सफर तय करना चाहते थे। बहुत बड़ा नाम बनना चाहते थे सुशांत सिंह राजपूत। और इस पन्ने से, डायरी के एक एक पन्ने से एक एक बातें उनकी महत्वाकांक्षाओं को दुनिया के सामने रख रही हैं। इस डायरी के पन्नों की बड़ी बड़ी बातें क्या हैं? सुशांत सिंह के मामले में एक एक करके आपको पूरी जानकारी हम देते हैं। सुशांत का 2020 का प्लान जानिए। देखिए, सबसे पहले बॉलीवुड से हॉलीवुड का सफर वो तय करना चाहते थे। क्रिएटिव कंटेंट की बात, यानी कि आइडिया डेवलपमेंट पर टॉप लेखक बनना चाहते थे, उसका उन्होंने जिक्र किया है। प्रोडक्शन हाउस की बातें उनकी ओर से की गई हैं और साथ ही स्टार्टअप का भी जिक्र उनकी डायरी के पन्नों में मिलता है, जिसमें टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का जिक्र किया गया है। 2020 का ये पूरा का पूरा प्लान सुशांत सिंह राजपूत का, जो इस वक्त इस बड़ी सी स्क्रीन पर हम देख रहे हैं, और इसी के जरिए अपने सपनों को एक नई ऊंचाई सुशांत सिंह राजपूत देना चाहते थे। बहुत बड़े बड़े से सपने, जिसको पूरा करने का पूरा प्लान अपने हाथों से अपनी डायरी में उन्होंने लिखा हुआ था। सीधे रुख करेंगे न्यूज रूम का, जहां से मेरी वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त अंजना ओम कश्यप जुड़ रही हैं। अंजना, ये जो डायरी के एक एक पन्ने और उस पर लिखे एक एक शब्द गवाही दे रहे हैं, उससे ये तो बिल्कुल साफ है कि साल 2020 को लेकर महत्वाकांक्षाओं से लबरेज से सुशांत और अपने सपनों को वो पूरा करना चाहते थे इस साल में। बिल्कुल। और अगर आप इनके पन्नों को देखेंगे तो पूरी तस्वीर समझ में आती है। देखिए, 18 से 19 के बीच की उनकी डायरी के पन्ने हैं। इसमें उन्होंने जो पहला हिस्सा है, उसमें मुक्कू कैरेक्टर है सारा अली खान का केदारनाथ फिल्म में, उस पर वो बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, उनका ये कहना था कि सिर्फ कैरेक्टर के मैनरिज्म्स ही नहीं, कि उसका भाव कैसा हो और वो कैसे चलती है, वो क्या करती है, अपने बारे में भी जब वो अपने ऊपर काम करने की बात कर रहे हैं, तब भी वो ये कह रहे हैं कि आपको उस कैरेक्टर की सोच में पहुंचना होगा, लेकिन जो बड़ी बात है उसको पहले समझना होगा। ये उनका प्लान 2020 था, यानी एक ऐसा कलाकार जो आगे की प्लानिंग करता था, सोचता था, तैयारी करता था, वो पूरी की पूरी सुसाइड थ्योरी को कहीं डिबंक करता हुआ दिखाई देता है। ये बताता है कि वो बहुत ही अग्रेशन के साथ फॉरवर्ड प्लानिंग अपनी करते थे। जब वो आगे बातचीत भी करते हैं तो उन्होंने लिखा है कि कैसे वो एक बैंक ऑफ स्क्रिप्ट राइटर्स तैयार करना चाहते थे, वो हॉलीवुड तक पहुंचना चाहते थे। उसमें जो पीडी नाम लिखा हुआ है वो पंकज दुबे है, दरअसल जो एक जाने माने राइटर है। उनकी पत्नी श्रद्धा का जिक्र है, प्रियंका उनकी बहन का जिक्र है, जैसा कि मुझे जानकारी दी गई है इस पूरे डायरी के बारे में। तो अपनी बहन प्रियंका के साथ पूरा काम करना चाहते थे। तो ये बहुत सारी थ्योरीज को डिबंक करता है, जिसमें ये कहा गया कि बहन के साथ रिश्ते ठीक नहीं थे, या वो बहुत ज्यादा आगे के बारे में नहीं सोच पा रहे थे, मेंटल स्ट्रेस में बहुत ज्यादा गुजर रहे थे। अब देखिए, एक एक पन्ने को आप जैसे जैसे पढ़ेंगे इस डायरी में, वो कैसे बात करते थे कि आप स्क्रिप्ट के जरिए किसी भी कैरेक्टर को बहुत इंटेलेक्चुअलाइज मत कर दीजिए, उसको इतना बड़ा और इतना तेज और बुद्धिमान बता दीजिए कि आदमी से उसका कनेक्ट चला जाए। तो कैसे वो कनेक्ट लोगों से रखना है ताकि लोग सोचे कि हमारे ही जैसा व्यक्ति है, इन तमाम चीजों पर उनकी फॉरवर्ड प्लानिंग है। ये प्लान 2020 है, जो कहीं ना कहीं इशारा करता है कि सुशांत सिंह राजपूत की नजर बहुत शार्पली उनके करियर पर, उनके फिल्म्स पर थी और वो फोकस के साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, उनका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर था। एक बड़े सपनों की उड़ान भरना चाहते थे सुशांत, और जिस 2020 में उनकी जान चली गई है, उस 2020 को लेकर एक बहुत बड़ा प्लान था जो उनकी आंखों में लगातार घूम रहा था, और शब्दों के जरिए उसको वो डायरी में बयां करते थे। अंजना हमारे साथ बनी हुई है, लेकिन उसके पहले जल्दी से आपको बता देते हैं, सुशांत की मौत मिस्ट्री की जांच तो कई दिशाओं में बटी हुई है, लेकिन इन सब के बीच परिवार ने अपना दर्द एक चिट्ठी के जरिए भी बयां किया है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले
यहाँ पर देखिए अपने परिवार को लेकर जिस तरह की बातें उनकी ओर से लिखी गई हैं, परिवार के प्रति मुझे प्रोटेक्टेड, केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग रखनी है। इस तरह की बातों का जिक्र डायरी के इन पन्नों में मिलता है सुशांत सिंह राजपूत के, जो हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। मुझे अपने और अपने परिवार के बारे में सोचना है, इस बात का जिक्र किया गया है। मैं किसी को खो नहीं सकता। बार बार जब सुशांत को लेकर इस तरह के सवाल आज की इस तारीख में आते हैं कि दरअसल परिवार से उनका एक अलग तरह का नाता नहीं रहा था, वो टूट गया था, और मुंबई से अलग अलग तरह की खबरें आती हैं। अंजना, इसी सवाल के साथ आपके पास में आना चाहूंगी। मुझे अपने और अपने परिवार के बारे में सोचना है, मुझे केयरिंग होना है, उनका ख्याल रखना है। इस तरह की बातें सुशांत सिंह राजपूत अपने इस डायरी के पन्नों में लिखा करते थे। ये पन्ने उनकी सोच के हैं। ये पन्ने आपको उनकी सोच में, उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था ये बताते हैं। आप बॉलीवुड में तमाम लोगों को, चाहे जिन कोरियोग्राफर्स के साथ वो करीबी थे, जो उनके पहले का स्टाफ था, प्री रिया फेज है उनकी लाइफ में और एक पोस्ट रिया फेज है, वो सभी लोग जितने भी करीबी आपको मिलेंगे सभी बताएंगे कि अपने बहनों के बहुत करीब थे। खास तौर पर जो प्रियंका थी उनके साथ, उनका जो बाकी बहनें भी हैं आपको बताएंगी कि उनके साथ बिल्कुल जबरदस्त रिश्ता था कि कैसे उन्हें प्लानिंग करनी है, कैसे आगे बढ़ना है, ये सब कुछ वो करते रहते थे। और ये बताता है कि अपने परिवार को लेकर वो कितने इमोशनल थे, कितना वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग, वो प्यार जो उन्हें मिला था, जिसका जिक्र बार बार उनकी बहनें कर रही हैं। बहुत ही क्लोज नेट फैमिली था। पिछले साल की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जो ये बार बार कहा गया कि पिता से रिश्ते खराब है। हम आपको सहरसा की तस्वीरें दिखा रहे हैं पिछले साल की। आप देखिए वो अपने पिता के साथ वहां पर मौजूद है। उनकी मौसी है, क्योंकि उनकी माँ 2002 में चल बसी थी। अपनी मौसी के साथ, अपने पिता के साथ, सबके साथ वो घुल मिल रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर। जो भी प्रतिष्ठान वहां पर किया जा रहा था उन सब में शामिल हो रहे हैं। ये उस पूरी थ्योरी को डिबंक करता है जो अभी तक फैलाया गया कि उनके पिता के साथ रिश्ते ठीक नहीं थे, परिवार को लेकर इमोशनल बॉन्डिंग नहीं थी। वो सब था, लेकिन वो पोस्ट फेज में, पोस्ट रिया फेज में कहां पर उठा, इस पर कई दोस्त जरूर सवाल खड़े करते हैं। आप उनके जितने भी दोस्तों से बात कीजिए, वो कहते हैं हम बहुत घनिष्ठ थे, हम लंच पे, डिनर पे मिलते थे, हम फिल्म्स डिस्कस करते थे, हम ये प्लानिंग करते थे, वो करते थे। लेकिन पिछले लगभग 8 महीने, 1 साल से संपर्क टूट गया था। तो ये वो जो प्री रिया फेज है और पोस्ट रिया फेज है, उसी में सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि एक जो पूरा रहस्य बनता है उनकी जिंदगी के इर्द गिर्द, वो शुरू होता है। परिवार को लेकर उनकी क्या सोच है ये पन्ना बता रहा है, ये उनकी लिखावट है, ये सुशांत ने खुद लिखा है। तो उन्हें एहसास था कि उनकी क्या जिम्मेदारी और सेंस ऑफ बिलोंगिंग जिसे कहते हैं अपने परिवार के लिए था। अब यहीं से सवाल खड़ा होता है कि फिर 2020 को लेकर अगर इतने सारे प्लान और तैयारी थी सुशांत सिंह राजपूत की, तो फिर वो सुसाइड जैसा कदम क्यों उठाएंगे? रिया चक्रवर्ती का उनकी जिंदगी में आना और पूरी तरह से उनकी जिंदगी का बदल जाना, इसी वजह से परिवार बार बार रिया चक्रवर्ती पर सवाल खड़े कर रहा है। वो सवालों के घेरे में है, कटघरे में है, लेकिन सत्यमेव जयते के जरिए रिया चक्रवर्ती अपनी बात सामने रखती हैं और एक बॉटल लेकर आती हैं और कहती हैं कि यही डायरी के पन्ने और ये बॉटल मेरे पास सुशांत सिंह राजपूत की यादों के जरिए है। फिलहाल डायरी के पन्ने आपको दिखा रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत की डायरी के ये पन्ने हैं, जिनके लिखे एक एक शब्द ये बता रहे हैं कि अपने परिवार को लेकर कितने ज्यादा इमोशनल थे वो, अपने परिवार का ख्याल रखना चाहते थे, अपनी बहनों का ध्यान रखना चाहते थे, परिवार के प्रति उनकी जो भी जिम्मेदारी थी उसको वो पूरा करना चाहते थे। सिनेमा, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ने का भी उनका प्लान था। अब इसी सवाल के साथ अंजना आपके पास आते हुए, दरअसल अगर एक शख्स इतने सपने देखता है, उन सपनों को पूरा करने के लिए बाकायदा पूरा प्लान तैयार करता है, क्योंकि 2018-19 की ये डायरी है। फिर 2020 आते आते वो खुदकुशी जैसा कदम क्यों उठा लेगा, यही सभी के ज़हन में, और इसी वजह से परिवार वालों की ओर से बार बार रिया चक्रवर्ती का नाम लिया जा रहा है कि जब से रिया उनकी जिंदगी में आई, सुशांत की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई और परिवार से भी वो दूर होते चले गए। बिल्कुल, और ये परिवार ने एफआईआर में लगभग पूरी कहानी अपनी तरफ से लिख दी है। हमने वो एक्सक्लूसिव मैसेज भी पिता का दिखाया था चित्रा, जिसमें हमने बताया था कि कैसे पिता ने नवंबर 2019 में कोशिश की। आप अगर पूरी सीक्वेंस को समझेंगे तो आप देख लेंगे कि क्या कुछ हुआ था। नवंबर का महीना था, लगभग 18-19 तारीख थी। तीनों बहनों को उन्होंने दरअसल जो उनकी बहन रानी है उनको कॉल करके वो कहा कि मैं अब तुम लोगों के साथ आना चाहता हूं, मैं परेशान हूं, ये वो। उनकी तीनों बहनें आ गई। परिवार में यह भी कहा गया कि देखिए वो 34 साल का लड़का है, उसका एक लिव इन रिलेशनशिप है, पता नहीं वो आपके साथ आ पाएगा नहीं आएगा, लेकिन बहनों ने कहा कि नहीं, हम तो हर हाल में जाएंगे, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, हम उसको लेकर आएंगे। 4 टिकट्स मुंबई से वापसी की होती हैं चंडीगढ़ के लिए, जहां से उन्हें आगे जाना था पंचकुला। लेकिन वहां पर जाते हैं,
परिवार के अंदर क्या होता है, ये परिवार का आरोप है, बहनों का आरोप है, फैमिली का आरोप है कि उन्हें नहीं आने दिया गया, उन्हें वहां पर रोक लिया गया, कहा गया कि नहीं नहीं तुम्हारा इलाज यहीं पर मुंबई में कराएंगे, यानी फैमिली से कट ऑफ करने का जो आरोप लगा रही है। परिवार का ये मानना है कि एक तरह से उन्हें मुंबई में हॉस्टेज रख लिया गया था। फिर जब 19 नवंबर के बाद 29 नवंबर को उनके पिता एक मैसेज करते हैं, कहते हैं जब तुम जान गई हो, उस मैसेज को आप पढ़िए, जब तुम जान गई हो कि मैं सुशांत का पापा बोल रहा हूं तो तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो। एक पिता सिर्फ जानकारी चाह रहा था कि उसके बेटे का इलाज अगर उसकी फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, लिव इन रिलेशनशिप वाली करा रही है तो कम से कम फैमिली को जानकारी दे, ये नहीं दिया जा रहा था। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया, आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। तो सवाल बड़ा ये है, जिस सुशांत सिंह राजपूत ने 2020 के लिए इतने सारे प्लान तैयार करके रखे हुए हों, अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार वो कोशिशें करते हों, उनकी ओर से सुसाइड क्यों किया जाएगा? और इसी वजह से परिवार बार बार रिया चक्रवर्ती का नाम ले रहा है कि जब से उनकी एंट्री सुशांत की जिंदगी में हुई, सुशांत की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। फिलहाल सुशांत सिंह राजपूत मौत की मिस्ट्री पर जांच जारी है और इस पर जारी है सियासी संग्राम भी। इसमें अब शरद पवार भी कूद गए हैं। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग का समर्थन किया है, जबकि शिवसेना नेता संजय राउत के माफी मांगने से इनकार करने पर सुशांत के चचेरे भाई और विधायक नीरज बबलू ने मानहानि का केस दर्ज कराने की बात कही है। सुशांत सुसाइड मिस्ट्री में जहां परिवार का शक रिया पर है, वहीं पटना से लेकर मुंबई तक सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। एनसीपी नेता शरद पवार के बयान से उद्धव सरकार पसोपेश में पड़ गई है। शरद पवार ने जहां मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा जताया, वहीं कहा कि वो सीबीआई जांच की मांग का विरोध नहीं करेंगे। महाराष्ट्र पोलीस, मुंबई पोलीस यांना गेले 50 वर्ष मी ओळखतो आणि माझा पूर्ण विश्वास पोलीस फोर्सवर आहे। त्यावर कोणी काय आरोप केले वगैरे ह्याच्यावर मी खोला जाऊ इच्छित आहे। माझ्या दृष्टीने हा विषय तितका महत्त्वाचा नाही। म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने आत्महत्या केली तर निश्चित आपल्याला दुःख होतं, पण त्याची चर्चा ज्या पद्धतीने आज होते त्याच्याबद्दल मला थोडं आश्चर्य वाटतं। उधर शिवसेना नेता संजय राउत ने शरद पवार से मुलाकात की। जब उनसे सुशांत केस पर सवाल किया गया तो राउत नाराज हो गए। सर, सुशांत के परिवार ने कहा है कि आपत्तिजनक बयान आपने किया और मानहानि का नोटिस भेज रहे हैं। मुझे मालूम, क्या आप अपने बयान पे कायम है? सर, बयान पे नहीं, आपने जो बयान दिया था मुझे मालूम ही नहीं है। नोटिस नहीं, आपने जो बयान दिया नोटिस इतना पड़ेगा, बहुत काम है यहाँ मुंबई में। महाराष्ट्र अघाड़ी की सरकार में एनसीपी बड़े भाई की भूमिका में है। उनके नेता माजिद मेमन को भी सुशांत पर मीडिया के सवाल रास नहीं आए। उन्होंने कहा कि सुशांत जीते जी उतने प्रसिद्ध नहीं हुए जितना मौत के बाद। उधर शिवसेना नेता संजय राउत के सामना में लिखे लेख से आहत सुशांत के चचेरे विधायक भाई नीरज बबलू ने उन्हें नोटिस भेजकर माफी मांगने को कहा है। बबलू ने कहा कि अगर संजय राउत अपने लिखे पर खेद नहीं व्यक्त करते तो उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराएंगे। इस तरह के संवेदनशील मामले में एक नेता को, एक पॉलिटिशियन को, जो एक राज्यसभा के सदस्य हैं, इस तरह का बयान देना काफ़ी ये दुखद है, ये कहीं न कहीं आहत करने वाला बयान है। तो इन्हीं को लेकर के हमने उन्हें एक नोटिस भेजा है कि आप इस मामले में इस तरह के बयान से आप बैक हों और उन्हें खेद व्यक्त करें वो। लेकिन संजय राउत कह रहे हैं कि उन्हें नोटिस की कोई परवाह नहीं है। मुंबई में इतना काम पड़ा है, हमारे पास तो 50-100 नोटिस दर दिन आते हैं। अब कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में तय होगा कि बिहार में दर्ज केस मुंबई ट्रांसफर होगा या फिर सीबीआई मामले की जांच करेगी। कमलेश सुतार के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। सुशांत मामले में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि सुशांत की मौत का सच देश और दुनिया के सामने आखिर कब आएगा। आगे बढ़ते हुए अब रुख कुछ और खबरों का हम करेंगे। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट को लेकर बेंगलुरु शहर मंगलवार की रात धधक गया। कांग्रेस विधायक के रिश्तेदार की इस पोस्ट पर भड़के लोगों ने जमकर हिंसा की। कई घंटे तक आगजनी और तोड़फोड़ का दौर चलता रहा। दंगाइयों को काबू में करने के लिए पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें 2 लोग मारे गए।
रात बेंगलुरु आग की हिंसा में जलता रहा। पुलिस स्टेशन फूंक दिया गया। कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के घर पर हमला। उपद्रवियों ने गाड़ियां जला दी, पथराव किया। उपद्रवियों के हाथ में हथियार हैं और चेहरे पर गुस्सा, और निशाने पर था बेंगलुरु का डीजे हल्ली थाना, जो पूरी तरह से तहस नहस हो गया। ये बवाल कांग्रेस एमएलए श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे के भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट से हुआ। हंगामे के बाद उसने पोस्ट तो हटा दिया, लेकिन उपद्रवियों ने तब तक बर्बादी की स्क्रिप्ट लिख डाली। हालात बेकाबू होते देख प्रशासन ने एक्शन लिया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिसमें एडिशनल पुलिस कमिश्नर भी शामिल हैं। मामले में करीब 145 लोग गिरफ्तार हुए हैं। वहीं बेंगलुरु की इस हिंसा में एसडीपीआई के एक नेता को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम है मुजम्मिल पाशा। CRPF, RF and CSF from outside state, so they would be also joining us in our bandobast, our security arrangement, and now other procedures are undergoing. We have arrested 110 people. तनाव को देखते हुए इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। 6 सीआरपीएफ और 1 सीआईएसएफ कंपनी की तैनाती की जा रही है। वहीं अब प्रशासन हिंसा में शामिल लोगों की पहचान कर रहा है, जिनसे संपत्ति से नुकसान की भरपाई की तैयारी है। बेंगलुरु से नागार्जुन के साथ आज तक ब्यूरो। बेंगलुरु बवाल पर तफ्तीश भी लगातार जारी है पुलिस की। जैसे और जानकारी मिलेगी आप तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते हुए लेकर चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश, जहां के बुलंदशहर में टॉपर बिटिया के गुनहगार की तलाश लगातार जारी है। एसआईटी को जांच सौंपने के बाद बुलेट गैंग की तलाश भी तेज कर दी गई है। इलाके के तमाम बुलेट वालों को बुलाकर पूछताछ की जा रही है। उनके मोबाइल लोकेशन की भी जांच जारी है। बेहद काबिल और होनहार बेटी सुदीक्षा की सड़क हादसे में मौत के मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी गई है। केस एसआईटी के हवाले होने के बाद यूपी पुलिस की जांच में अचानक तेजी आ गई। इलाके में बुलेट चलाने वालों को थाने में हाजिर किया जा रहा है। बुलंदशहर के औरंगाबाद थाने में अब तक 25 बुलेट जमा हो चुकी हैं। इसके अलावा तमाम बुलेट सवारों के मोबाइल नंबर को सर्विलांस में लगाया गया है, ताकि हादसे के वक्त उनकी लोकेशन पता लगाई जा सके। सत्य को ट्विस्ट करके प्रस्तुत करने का प्रयास न किया जाए। पुलिस बड़ी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ पूरे प्रकरण में काम कर रही है, और उस अज्ञात अभियुक्त को पुलिस जानती भी नहीं जिसको बचाने की बात कोई सोच सकता है। तो जिसे हम जानते नहीं, आखिर उस अज्ञात व्यक्ति के लिए हम तथ्यों को क्यों छुपाएंगे। अमेरिका में स्कॉलरशिप पर पढ़ने गई सुदीक्षा बेहद काबिल थी। पूरे इलाके में उसके नाम की चर्चा थी। ऐसे में हर कोई इस मामले का सच जानना चाहता है। एक चश्मदीद भी सामने आया है, जिनके बयान से साफ है कि इस हादसे का कनेक्शन काले रंग की बुलेट से है। क्या बातें कर रही थी पुलिस के अधिकारी आप? तो यही चेक कर रहे थे, बुलेट पे थे 2 जने, उन्हें चेक कर रहे थे, देख रहे थे। 2 ऑरेंज कलर की टी शर्ट में बुलेट पे जा रहे थे, उनकी बुलेट पे फुटेज लिए उनकी। इस मामले में लापरवाही के आरोपों से घिरी बुलंदशहर पुलिस ने हादसे के 36 घंटे बाद कई धाराओं में केस दर्ज किया है। इनमें धारा 279 यानी आम रास्ते पर गलत ड्राइविंग, धारा 304A यानी लापरवाही से मौत, धारा 184 यानी खतरनाक ड्राइविंग और धारा 192 यानी गलत सबूत देने के तहत मामला दर्ज हुआ है। सुदीक्षा के पिता ने आरोप लगाए थे कि छेड़छाड़ से बचने के चक्कर में उनकी बेटी बाइक से गिरी थी, लेकिन पुलिस का दावा है कि अब तक की जांच में छेड़छाड़ का कोई सबूत नहीं मिला है। अब देखना है कि पुलिस उस बुलेट वाले को कब तक खोज पाती है, जिसने सुदीक्षा की बाइक के आगे अचानक ब्रेक लगाई थी। लखनऊ से नीलांशु शुक्ला के साथ मुकुल शर्मा, बुलंदशहर आज तक। और अब बात करेंगे मौसम के कहर की। मूसलाधार बारिश का कहर मैदान से लेकर पहाड़ों तक जारी है। बिहार में लाखों लोग बाढ़ से परेशान हैं, तो पहाड़ों में लैंडस्लाइड से जनजीवन मानो ठप सा हो गया है।
सैलाब ऐसा कि देखते ही देखते 2 मंजिला इमारत पानी में समा गई। गनीमत यह थी कि उस मकान में कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। मकान में नीचे कपड़े की दुकान थी और ऊपर के महले में लोग रहते थे। काफी वक्त तक मकान और सैलाब के बीच जंग चली, फिर ताश के पत्तों की तरह पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई। पूरा छपरा बेहाल है, जहां गांव के गांव पानी में डूबे हुए हैं। ये एक स्टेट हाईवे है, स्टेट हाईवे 90 है, जो कि छपरा को गोपालगंज से जोड़ता है। और अब तस्वीरें देखिए किस तरीके से स्टेट हाईवे की हालत हो गई है। 15 दिनों से गंडक नदी का पानी जो है वो इस स्टेट हाईवे पे चढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से छपरा और गोपालगंज के बीच जो आवागमन है गाड़ियों का, वो पूरी तरीके से ठप हो चुका है। गोपालगंज से सारण को जोड़ने वाली रोड का हाल देखिए। सीएम नीतीश कुमार ने आज ही उद्घाटन किया और सड़क कई जगहों से पानी के साथ बह गई। राजस्थान की सड़कों पर पानी का सैलाब नजर आ रहा है। जान जोखिम में डालकर लोग सफर कर रहे हैं। इंसान तो इंसान, जानवर भी बारिश से परेशान हैं, जिनका रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम चल रहा है। आसमान से बरसी आफत की ये तस्वीर देखिए। पहाड़ों ने बारिश के आगे सरेंडर कर दिया है। पुल टूट गए हैं, घरों में पानी घुस गया है और आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। यहाँ जिंदगी को ट्रैक पर लाने की कोशिश की जा रही है। पहाड़ों पर कहर बरपा रही आफत की बारिश टिहरी जिले के कई हिस्सों में बरसी। देर रात को मूसलाधार बारिश हुई तो ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग NH58 पर भारी भूस्खलन की चपेट में एक जेसीबी मशीन आ गई। गनीमत यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और समय रहते जेसीबी चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं दूसरी ओर भारी बारिश के चलते ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग NH94 भी जगह जगह भारी भूस्खलन से बंद हो गया है, जिसकी वजह से यातायात ठप हो गया और लोग रास्ते में फंस गए। छपरा से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात कृष्ण जन्माष्टमी की करेंगे। पूरे देश में जन्माष्टमी का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। कई जगहों पर कल रात से ही कृष्ण का जन्मोत्सव मन गया, जबकि कुछ जगहों पर आज कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। मंदिर सजे हुए हैं। कोरोना काल में भक्त नियमों का पालन करते हुए अपने आराध्य देव के दर्शन कर रहे हैं। दिल्ली, नोएडा, मथुरा, वृंदावन, मुंबई, भोपाल, मेरठ और आसनसोल की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हर जगह तस्वीरें भले ही अलग अलग हों, लेकिन आराध्य की आराधना में पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ भक्त लगे हुए हैं। इसी के साथ देश तक में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन नमो नीति में कैसे उलझे जनपद दिखाएंगे आपको ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।